नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में और आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं सुमित जैन जी और आपका मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ सुमित जैन जी, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सुमित जी, प्रधानमंत्री मोदी कज़ान पहुँच चुके हैं ब्रिक्स समिट के लिए और काफ़ी भव्य उनका स्वागत हुआ है और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि क्या-क्या कुछ ब्रिक्स में होने वाला है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें चल रही हैं, शी जिनपिंग से भी वहाँ पे मिलने वाले हैं। चाइना इंडिया के बीच बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिज़ॉल्व हो गया। बहुत बड़ी-बड़ी खबरें किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, पहली बात ये है कि जो मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, मुझे तो डर है क्योंकि वह पाकिस्तान भी पहुँच रहा है और पाकिस्तान को इनवाइट भी कर रहा है चाइना उसके अंदर। पता लगे वो ब्रिक्स में आकर ब्रिक्स निकाल कर ले गए। तो पहले तो हमें ब्रिक्स को बचाना है कि ब्रिक्स कहीं टूट के बिखर ना जाए और उसमें से ब्रिक्स चोरी ना हो जाए। तो इसलिए मोदी जी पहले ही पहुँच गए वहाँ पर कि ब्रिक्स को बचाना ज़रूरी है। रीज़न है उसका, रीज़न ये है कि ये ब्रिक्स चलाने वाले 5 के जो कंट्रीज थे, रशिया, चाइना, इंडिया और ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील भी, इन पांचों कंट्रीज ने एक सपना देखा कि हम एक एक्सपेंशन का ब्लॉक बनाएंगे जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और हम वेस्ट की दादागिरी से बाहर निकलेंगे। हमने पहले तो देखा 5-6 साल बहुत अच्छी तरह से काम भी हुआ है और एक कॉपरेशन बनती हुई दिखाई भी देती है। मैं कॉपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोचकर देखिए अंबर जी, अभी तो ब्रिक्स शुरू होना था और उससे पहले चाइना ने बोल दिया हम बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ 4 साल वेट करने के बाद आज हिले हैं बाहर? और चाइना अंगद का पैर है, जहां पे रख देता है पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी की कूटनीति है, पॉलिसी है। पूरी टीम ने जैसे काम किया है, सिर्फ मोदी जी इन्वॉल्व नहीं थे, उस पर जयशंकर जी, अजीत डोवाल, आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। और उनको अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया बिकॉज ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है? वो इसका रीज़न है कि जो ये ब्रिक्स है इसको एनलार्ज करने की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसके अंदर इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, इनको इसके अंदर ऐड किया गया। सऊदी अरेबिया को बोल दिया गया है कि आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं आप आइए। इंडोनेशिया ऐड होना चाहता है, इधर से इवन कि म्यांमार इसके अंदर ऐड होने की बातें बोल रहा है। पाकिस्तान तो हमारे पैरों पे लेटा ही हुआ है कि अब मुझे कारपेट बनाकर आप मुझे यूज़ कर लीजिए, लेकिन मुझे किसी तरीके से ब्रिक्स में एंट्री दिला दीजिए। फिर ब्रिक्स के अंदर हम अपनी करेंसी की बातें बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी जो वेस्ट की दादागिरी को चैलेंज करेगी, यानी कि G7 G20 से बड़ा ये एक फोरम बनने वाला है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है और मोदी जी वहां जाकर, भव्य स्वागत तो होना ही था, रशिया में गए हैं, वहां पर अगर स्वागत मोदी जी का नहीं होगा तो कहाँ होगा? और ऐसा कौन सा कंट्री है जहां मोदी जी का स्वागत नहीं होता? बस एक ही चीज़ है कि रशिया में जाकर उनके पैरों को हाथ लगाने वाला अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन वो भी मुझे लगता है, हो सकता है कि अगर शहबाज शरीफ आए तो वो काम भी कर लेगा कि मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, बस पैसे दे दो। अब देखते हैं कि जो मोदी जी वहाँ करने क्या गए हैं। पहली बात यह है कि जो ब्रिक्स है उसे ब्रिक्स प्लस करने की अब एक मुहिम चालू कर दी। चाइना उसका समर्थन में है कि इसमें सारी वो कंट्रीज जो उसके डेट के ट्रैप में हैं उन सबको इसका मेंबर बनाया जाए। एक ही कंट्री है जो इसका विरोध कर रहा है, वो इंडिया है। और ब्राज़ील हमारा सपोर्ट भी कर रहा है इसमें कि हमें ब्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि हम कोई गेम खराब करना चाहते हैं चाइना की। मुद्दा एक ही है कि ब्रिक्स के अंदर अगर ये सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो डेट ट्रैप के अंदर फंसी हुई हैं बीआरआई के कारण चाइना के अंदर, तो ब्रिक्स के अंदर चाइना की जो दादागिरी है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो वोट्स हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए भारत इसको एक्सपैंड तो करना चाहता है, लेकिन नॉट एट द टर्म्स ऑफ चाइना बट ऑन द टर्म्स ऑफ एवरीबडीज इंपॉर्टेंस, या हर एक जो कंट्री है वहाँ पर उसकी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी चाइना की है। तो ये सारा कुछ देखते हुए मोदी जी वहाँ गए हैं। 3 दिन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं वहाँ पर। वही जो बेसिक होता है कि इकोनॉमी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर हम सब मिलकर काम करें, ये बातें तो होंगी ही होंगी।
लेकिन मेजर है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट डॉलर अपनी अपनी करेंसीज में हम काम करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर है वो कम हो और वेस्ट की दादागिरी से हम बाहर निकले। रशिया भी चाहता है कि इसके अंदर सभी लोग रूबल में काम करें या युआन में या इंडियन रुपी में काम करें। चाइना तो चाहता ही है और भारत को भी इसका फ़ायदा ही है। हमें डॉलर उतने कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या डॉलर की होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इस मीटिंग से पहले उन्होंने बोल दिया, लुक व्हाट वेस्ट हैज़ डन टू अस। हमें बिना बेफजूल एक युद्ध में धुकेला गया, हमारे सारे पैसे ब्लॉक किए गए, डॉलर में हम किसी को पेमेंट ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमें ट्रेड नहीं दिया जा रहा। आज जो मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ भी होगा। आई थिंक इट वॉज द स्टेटमेंट जस्ट बिफोर ब्रिक्स, जो कि आइसिंग ऑन द केक है। और ये सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि वेस्ट उन्हीं कंट्रीज के साथ काम करना पसंद करता है जो उसकी दादागिरी को एक्सेप्ट करती हैं और उसकी टर्म्स पे काम करती हैं। कनाडा वेस्ट में ही आता है और किस तरह की हरकतें एक खुजली खाया हुआ एक खालिस्तानी पन्नू और निज्जर, आप देखिए उसकी खुजली करते करते अब हमारे से पंगा ले लिया। उनकी खुजली खत्म हो नहीं सकती और भारत से पंगा भी खत्म हो नहीं सकता। यही वेस्ट की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसी चक्कर में ये ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और मोदी जी वहां पर उनका जाना बनता भी था एंड ही हैज़ गॉन देयर। आप देखिए एससीओ की मीटिंग में मोदी जी नहीं गए, जबकि ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं। इसी से आपको समझ आ गया होगा कि एससीओ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना ब्रिक्स का है। एंड वहां पर क्या कुछ होने वाला है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। और कई सारे जो अटकलें और जो अंदाजे लगाए जा सकते हैं वो इस बात से कि एक तो राइट बिफोर द ब्रिक्स चाइना और भारत के बीच जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो जाता है, जैसे कि सब जानते हैं। और आपने कहा कि अंगद के पैर की तरह है, जहां चाइना पैर रख दे वहां से पीछे नहीं हटता, और ये बात एविडेंट है, सब जानते हैं। बावजूद इसके चाइना और इंडिया के बीच ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। उसका इंडिकेशन कुछ दिन पहले जयशंकर साहब ने भी दिया था कि जब तक चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तब तक बाकी रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या वेस्ट की मोनोपोली को तोड़ने के लिए चाइना ने जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया भारत के साथ, वो उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है जो ये ब्रिक्स के माध्यम से क्रिएट करने की एक जो इनिशिएटिव दिया जा रहा है? अमर जी, पहली बात यह है कि हमने डिप्लोमेटिक जो अपने रिलेशंस हैं, अपनी टॉक हैं, वो हमने ओपन रखी चाइना के साथ। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, हमने ट्रेड बंद नहीं किया, हमने डिप्लोमेटिक टॉक्स बंद नहीं किए। हमारी कोर कमांडर टीम्स की 22-23 मीटिंग्स हो गई। जयशंकर जी लगे रहे, अजीत डोभाल जी को हमने बाद में भेजा। आपको याद होगा अजीत डोभाल जब रशियन प्रेसिडेंट को मिलने गए थे तो वहाँ पे सिर्फ 2 लोग थे, रशियन प्रेसिडेंट एंड अजीत डोभाल। रशियन प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से नीचे किसी से बात करते ही नहीं है, और अगर करते हैं तो पूरी टीम को बिठाकर करते हैं। अजीत डोभाल के साथ अकेले में मीटिंग, आप समझ सकती हैं ये जेम्स बॉन्ड जहाँ जाता है कोई ना कोई कारनामा कर कर ही आता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, रशिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस पूरे चीज़ को डी एस्केलेट करने के लिए। रशिया ने चाइना को समझाया कि अमेरिका आपको युद्ध में धकेलना चाहता है, या ताइवान के साथ या भारत के साथ। अगर आप वही गलती करेंगे जो मैंने करी है, आपकी कंट्री के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। उसके बाद आज अगर दुनिया में कोई कंट्री मुकाबला करता है अमेरिका का, वो चाइना है, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। बेशक उसकी टेक्नोलॉजी कम है, कुछ भी है, बट डर तो है। और रशिया ने जब चाइना को ये चीज़ समझाई है तो चाइना को भी समझ आया कि मुझे इस युद्ध में जाने से या एक थोड़े से एरिया में एक स्टैंड ऑफ करने से मुझे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, यस, अमेरिका की या वेस्ट की जो दादागिरी है उसको भी कम करने के लिए ये डी एस्केलेट करना ज़रूरी था। बिकॉज अगर ये डी एस्केलेशन नहीं होता है तो अमेरिकन या वेस्टर्न पावर्स अपनी जो इंटरफेरेंस है हमारे हर एक मामले में वो करते जाते, तो उनकी नाक काटने के लिए ये हरकत करनी बहुत ज़रूरी थी चाइना के लिए। दूसरा मैटर ये है। तीसरा, आगे सर्दियां आ रही हैं। चाइना को समझ आ गया कि 4 साल से हम वेट कर रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद तो हमें फोर्सेस पीछे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 2024 के इलेक्शंस का रिजल्ट आया, सबसे ज़्यादा मायूसी चाइनीज़ को हुई है। दे वर थिंकिंग कि हमने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाए, हमने यहाँ पर स्टॉक मार्केट को गिराने की कोशिश करी गई, उसके बाद मोदी जी को गिरवाने के लिए हमने सारे मीडिया के मुंह में पैसे डाले, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं गिरी, गिरने से बच गई इतना सा।
और इसकी मायूसी चाइना को बहुत है, बिकॉज इन्हें लगता था कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसके बाद हमें पीछे नहीं, हम आगे आएंगे, अरुणाचल को और लद्दाख को हम ले जाएंगे। और राहुल गांधी ने तो यहाँ पर ओपन में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपको जो भारत में काट के लेके जाना है, जहां तक आप लाइन लगाएंगे वहां तक दिया, बस मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। जब चाइना को दिखा कि अगले 5 साल और हमें सर्दियों में यहां पर बैठना पड़ेगा, और इनके जो आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, बिकॉज इतनी सर्दी में रहना आसान नहीं है। हमारी जो आर्मी है उसमें जज्बा भी है और वो सीजन भी है इतने हाई एल्टीट्यूड्स में रहने के लिए, चाइनीज़ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अगले 5 साल और धक्के खाने से अच्छा है पीछे हट जाइए। सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही वो पीछे हट गए। यानी कि एक तो हमारी डिप्लोमेसी, ऊपर से रशिया में पुतिन साहब का बीच में एंटर करना, वेस्ट की दादागिरी को ख़त्म करना, और जो चाहते थे कि हम एक युद्ध में जाएं, ना चाइना चाहता है ना भारत चाहता है, रशिया ने भी हमें समझा दिया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगे सर्दियां आ रही हैं, इसके कारण ये सारा कुछ डी एस्केलेट हो गया। और क्या ये डी एस्केलेशन परमानेंट है? ये तब तक है जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनता, उसके बाद उनको पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर ही आएंगे। तो जब तक मोदी है तब तक ये डी एस्केलेशन ऐसे ही रहेगी जैसे आप देख रहे हैं। वेट सिर्फ राहुल गांधी की है। तो मुझे तो लग रहा है फिलहाल तो राहुल गांधी आते नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ है भारत और चाइना के बीच, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई चाइना के साथ रिजॉल्व कर लिया और हमारे साथ तो आप इसी को खींचते रहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रिजॉल्व करते? तो दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को मैंने सुना, वो ये कहते हुए इस पर डिस्कशन भी कर डाला उन्होंने कि चाइना के साथ रिजॉल्व कर लेते हैं, हमारे साथ क्या मसला है। उसका रीज़न एक ही है, चाइना ने कभी टेररिस्ट बनाकर यहाँ पर नहीं भेजे हैं। आप देखिए यहाँ पर तो चाइना में जो टेररिज्म फैलाने की या इवन सोचते भी हैं, उनका क्या हाल किया जाता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में किडनी ट्रांसप्लांट के रेट ऐसे ही कम नहीं हुए। पहली बात तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान जिस दिन पीछे हट जाएगा बॉर्डर से, जैसे चाइना ने यहाँ पे एंटर किया पीछे हट गया, जिस दिन पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, ये प्रॉक्सी वॉर्स करना बंद कर देगा, उस दिन उनके साथ भी रिजॉल्व कर लेंगे। पहल आपको करनी है, पहल पीछे करने की हमने नहीं करी। चाइना पीछे हटा है तो हम पीछे हटे हैं, वरना 4 साल हमने भी पूरा वैसे ही जवाब दिया जैसे चाइना को समझ आता है। उन्होंने हमारे 20 जवानों को मारा, हमने 120 मार दिए। पाकिस्तान के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। एक गोली उधर से आती है हम 100 मारते हैं, उधर से गोली आती है हमारा बॉम्ब जाता है। ये भारत है मोदी का, ये मनमोहन सिंह की रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है। ये पाकिस्तान को भी समझ आ गया और ये चाइना को भी समझ आ गया। पाकिस्तान लेकिन ऐसे कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी नहीं हो सकती, इसलिए इनके साथ कभी भी रिजॉल्व चीज़ें नहीं होंगी। रिजॉल्व होंगी एक ही शर्त के ऊपर, जिस दिन पीओके हमारा वापस आएगा और हम पाकिस्तान के साथ में 3-4 टुकड़े कर देंगे। उससे पहले अब हमें भी चैन नहीं आएगा। 75 साल का बदला लेना इनसे। जी बिल्कुल, बहुत ही खून चूसा हुआ 75 साल से, मतलब एकदम गले की हड्डी बने हुए, तंग करते, इरिटेंट होता है ना कि एकदम जो, हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार वो जो फोकस होता है उसको डिरेल करने की कोशिश जो इरिटेंट्स होते हैं वो करते रहते हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान में सवाल जो उठ रहा है, डिस्कशन हो रहे हैं, तो उस पर मैंने आपसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी कजान पहुंचे हुए हैं और बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इनफैक्ट ब्रिक्स शुरू होने से पहले जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने भारतीय सिनेमा को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा और उसमें कहा कि काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। अगर ब्रिक्स मेंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीय सिनेमा को रशिया में पसंद किया जाता है। पूरी इंडियन अगर कल्चर की बात करें तो काफ़ी इन्फ्लुएंस रशिया में नज़र आता है इंडियन कल्चर का। सो इट्स सो हार्टनिंग टू सी। और एम्बर जी, मैं रशिया गया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो रशियंस हैं, दे फील कि उनके जो रूट्स हैं एंशियंट टाइम पर, वो भारत के साथ जुड़े हुए थे। मैं बड़ा हैरान था कि रशियंस को अंदर से लगता है कि उनके रूट्स हैं। जब मैंने उनको पूछा कि वाई डू यू फील दैट, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे लैंग्वेज है उसमें कई वर्ड्स हैं जो संस्कृत से आते हैं, और हमारी जो बेस लैंग्वेज है रशियन, वो संस्कृत है। पहली बात तो ये। दूसरा, दे ऑलवेज फील कि भारत ने हमेशा ही एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उनका जो कल्चर है वहाँ पर बचपन से उन्हें राजपुर की मूवीज़ अभी भी याद हैं। बच्चे बच्चे को राजपुर के मूवीज़ के गाने याद है। जूता है जापानी वाला गाना तो बच्चे बच्चे को पता है। दे कैन प्ले द ट्यून
वायलिन है या कुछ जो जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर एक खासियत है कि हर एक बच्चे को या डांसिंग आएगा या सिंगिंग है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबको बजाना आता है। आप यहाँ पे देखिए इवन जो यंग पॉपुलेशन है उनसे भी अगर रशियन से पूछेंगे, इवन चाइना के अंदर भी यही चीज़ है कि इनको अभी भी राज कपूर के गाने वो अभी भी याद हैं जो पुराने सिस्टम के हैं। वो रशिया के अंदर भी ऐसा ही है। तो इनको लगता है रशियंस को इनके जो रूट्स हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आज आप देखते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए भारत के खिलाफ, रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका रीज़न है वो रूट्स की फीलिंग जो वहाँ पर आती है। दूसरा, जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो बाई चांस की बात है कि कोई जो स्पिरिचुअल बड़े बड़े लीडर्स हैं भारत के, वो बाई चांस वहीं पर थे, तो मैं उनको मिलने भी गया। एंड देयर जो पुतिन साहब का जो प्रेसिडेंट हाउस है, पैलेस है, उसके अंदर इसका प्रोग्राम था। मैं नाम भी ले लेता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी का। तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम था, तो वी वर देयर एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पूरा लॉन भरा हुआ था वहाँ पर, जो रशियंस थे, इवन भारतीय लोग भी जो उनका प्रोग्राम को देखने आए थे। तो वहाँ पर जो इंडियन स्पिरिचुअलिज्म है उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आपको हर रशियन दिखेगा, वो आपसे कल्चर की बात करेंगे, आपकी लैंग्वेज की बात करेंगे। वो वहाँ पर संस्कृत सीख रहे हैं, जबकि भारत में संस्कृत नहीं सिखाई जाती, थैंक्स टू कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट, जिन्होंने यहाँ पर उर्दू और हिंदी को भी बढ़ावा दिया लेकिन संस्कृत को मार कर रख दिया। तो लेकिन रशिया में अभी भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, उन्हें इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। तो दे हैव दैट कनेक्शन विद अस। दैट इज़ वाई जो वहाँ पर हो रहा है, जो हमारी तारीफ़ें की जा रही हैं, उसका रीज़न है जो दिल के अंदर वो रूट्स बैठे हुए हैं, भारत के साथ जुड़े हुए। जी, बिल्कुल। और वो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आज से नहीं, हम बहुत सालों से जो भारत और रशिया के रिश्ते हैं, वो पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें या कंट्री टाइज के बायलैटरल, हर लेवल पे वो नज़र आता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इस बार का क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स या क्या कुछ डेवलपमेंट हमें ब्रिक्स पर देखने के लिए मिलेंगे? एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि वेस्ट की मोनोपोली है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। एक तो सबसे बड़ा ये एक है, इसके अलावा क्या कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा? एम्बर जी, आपने बड़े ही छोटे से उसमें बोल दिया कि वेस्ट की दादागिरी को खत्म करने की ये तो छोटी सी बात है, तो होती रहेगी। इतना आसान नहीं है नहीं, एम्बर जी। मतलब वेस्ट ये की थोड़ा दादागिरी चर्चा इसलिए पिछले हो रही है। 100 साल से, 100-200 सालों से जो राजा बन के बैठा हो, जिसको पता हो या जिसने एक मान लिया हो कि हमने जो बोला दुनिया को मानना पड़ेगा, उस चीज़ को चैलेंज कर रहा है ब्रिक्स। अपनी करेंसी निकालने की बात करता है और वेस्ट को बोल रहा है आपका जो स्विफ्ट सिस्टम है आपको हमारे सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ नहीं जोड़ेंगे, आपको जोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने आप को रेलिवेंट बनाना चाहते हैं। और वेस्ट को इसी बात की मिर्चें हैं। आपको क्या लगता है जो कनाडा ने पंगा लिया आपके साथ ब्रिक्स से पहले, ये क्यों लिया है? क्या आपको लगता है कि निज्जर वॉज दैट इंपॉर्टेंट जिसके लिए भारत जैसी एक उभरती हुई इकोनॉमी के साथ उन्होंने पंगा ले लिया? एक खुजली खाया हुआ आदमी, उसके लिए आपने भारत से पंगा ले लिया। ये इसलिए है बिकॉज उनकी जो डोमिनेंस है, जो उनको एक आदत पड़ी हुई थी डोमिनेंस करने की, अपनी बातें मनवाने की, वो हाथ से फिसल रही है वो डोमिनेंस की पावर। इसीलिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। और ये ब्रिक्स के अंदर हर एक कंट्री के साथ यही होगा। रशिया को उन्होंने टांग दिया। भारत में हर रोज़ कोशिशें की जाती हैं मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने की। कभी स्टॉक मार्केट में हिंडंबर्ग की रिपोर्ट आती है, कभी अभी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी दोबारा से नीचे आनी शुरू हो गई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोल दिया पैसे निकाल के बाहर ले जाइए, ताकि जब यहाँ पे महाराष्ट्र में, दिल्ली में इलेक्शंस हो, मोदी जी वहाँ हार जाएं। क्योंकि ये दो चीज़ें, दो स्टेट्स, दिल्ली भी और महाराष्ट्र भी, ये कैश काउज हैं भारत की। ये चाहते हैं कि कांग्रेस के हाथ में चीज़ आ जाए। ये सारा कुछ एक मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं जो वेस्ट करता जा रहा है। ये हमेशा ही चाइना के अंदर भी इन्होंने ये कुछ किया, अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो सारा ब्रिक्स की कंट्रीज के ऊपर एक वॉर है, इकोनॉमिक वॉर। क्योंकि ये वेस्टर्न पावर्स इतने आसानी से अपनी कुर्सी को छोड़ देंगी, अपनी डोमिनेंस वाली, इतना आसान नहीं है। और हम भी पूरा चैलेंज ले रहे हैं कि तोड़ी ऐसी तैसी, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी दादागिरी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमने भी उनको पंजाबी सिखा दी है कि आज जो करना कर लो। आपके डबल स्टैंडर्ड्स तो हमने देख लिए, कनाडा में देख लिए आपके डबल स्टैंडर्ड्स। आपके जो मापदंड है अपने लिए कुछ और हैं, हमारे लिए कुछ और हैं। लेकिन अब आपको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। इफ़ यू आर रेलिवेंट, वी आर नो लेस। तो इसलिए आप ये चीज़ें भूल जाओ। अब आपको हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और हमारी बात माननी भी पड़ेगी। नाउ वी आर नॉट स्पीकिंग, वी आर टेलिंग यू एंड यू हैव टू लिसन। ये जयशंकर जी ने ये आदतें डाल दी हैं अमेरिकन को और वेस्टर्न पावर्स को, थप्पड़ खाने की भी
और बातें सुनने की भी, जो उनको आदत नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने क्या बोला था उन्हें कि भारत बड़ा एरोगेंट हो गया है, और जयशंकर जी ने बोला था इट इज़ नॉट एरोगेंस, इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। एंड आई वॉज रियली हैप्पी, जयशंकर जी ने ये बोला था इट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बट तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसी से सबको समझ आ गया कि वेस्टर्न पावर्स को भी समझ नहीं आ रही है, और राहुल गांधी को तो क्या समझ आएगी, आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमें फिलहाल अमेरिका और उसकी बात करते हैं हम, कनाडा, जो ये पूरे खालिस्तानियों को लेके जो इंडिया और कनाडा के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया है, और आरोप प्रत्यारोप भारत ने भी कई सारे जो हैं वो नाम दिए हैं कि आपने इन आतंकवादियों को रखा हुआ है, आप उनको दीजिए, भारत के हवाले कर दीजिए। तो ये जो एस्केलेट हो रहा है इंडिया कनाडा के बीच में, आपको क्या लगता है कि इसके आगे भी बढ़ सकता है? क्योंकि इंडिया के और कनाडा के बीच की बात करें तो इंडिया और कनाडा, क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्टेंट नेशन है स्ट्रेटेजिक टाइज के हिसाब से, बायलैटरल्स के हिसाब से देखते हैं, तो ऐसे में क्योंकि कनाडा यूएस भी कहीं ना कहीं साथ नजर आ रहा है, और भी जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं बैक कर रही हैं जो उनके साथी कंट्रीज है, तो ऐसे में कितना एस्केलेशन हम इसमें और देख सकते हैं? देखिए, जब कोई पप्पू के हाथ में गवर्नमेंट आती है तो आपके सामने है रिजल्ट्स क्या आते हैं। ट्रूडो पप्पू से कम नहीं है, बाइडन को तो समझ नहीं आता कि पप्पू है कि पप्पी है। तो इसलिए जब ऐसे लोग एक इतने बड़े बड़े कंट्रीज के जब प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, तो वही होगा जो आज हो रहा है। आज की डेट में डेमोक्रेसी इज अ डाइंग सिस्टम। आप सोचकर देखिए कि एक सिर्फ इलेक्शंस को जीतने के लिए ये खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ हाथ जोड़ने को तैयार हैं ताकि गवर्नमेंट गिर ना जाए। अगर ये मापदंड है इनके, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स के कारण जो हो रहा है वहाँ पर, ये अभी और बढ़ेगा जब तक कनाडा के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने खालिस्तानियों को खुश करना है, उनकी वोट चाहिए। और कनाडा तो 8 लाख से लेकर 10 लाख से ज़्यादा तो वहाँ पर सिख कम्युनिटी रहती है। सिखों में और खालिस्तानियों में फ़र्क है, लेकिन आपको मालूम है कि कई बार एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिससे सारा का सारी कम्युनिटी रेडिकलाइज होनी शुरू हो जाती है, और ये जो खालिस्तान मूवमेंट है उसे पूरा एक सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे लगता है जब तक कनाडा के इलेक्शंस होने हैं अगले साल, तब तक ये इंक्रीज होता रहेगा टेम्परेचर, ये कम होने वाला नहीं है। लेकिन कनाडा को समझ नहीं आ रहा कि इंडियन जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है या हमारी गवर्नमेंट है, जिसकी रेपुटेशन को खराब करने की उन्होंने पूरी कोशिशें कर ली, लेकिन हमने भी जवाब ऐसा दिया है वो याद रखेगा कि पंगा लिया था किससे लिया था। वो भाई ट्रूडो को लात ऐसे मारी है कि दर्द उसको समझ नहीं आ रहा कि लात लगी कहाँ और दर्द कहाँ से हो रहा है। तो आप सोच के देखिए, उसकी रेपुटेशन हमने खत्म कर दी। मुंह पर बोल रहे हैं कि तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अब तुम्हारी हम बात नहीं सुनेंगे। तुमने अगर तुम्हारे धरती पर बैठकर हमारे मिनिस्टर्स को हमारी कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट करने की बातें बोलते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात बोलते हैं, यहाँ पर इवन की पार्लियामेंट को उड़ाने की बातें बोली जाती हैं, अब बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलिए, अगर उनको ऐसा लगता है तो प्रधानमंत्री ट्रूडो जो कनाडा का प्रधानमंत्री है उसे मारने की सुपारी हम देते हैं। जो भी प्रधानमंत्री ट्रूडो को मारेगा उसको $1 मिलियन हम देंगे। जिस दिन हम ये स्टेटमेंट देंगे उसी दिन हमारे ऊपर केस बन जाएगा। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाती है? और ये चीज़ जयशंकर जी ने ओपनली डिक्लेयर कर दी कि तुम्हारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो खुजली वाले के लिए कुछ और हैं, लेकिन आज इतने साफ सुथरे सुमित जैन और एम्बर बोल रहे हैं तो उसके लिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। ये चीज़ें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लोगों की भी है, आपको भी सुनना पड़ेगा। एंड ट्रूडो वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। हमने तो सीधा बोला है, अगर आपने एक्विजिशन लगाना है आप प्रूफ दीजिए। प्रूफ देने की हैसियत नहीं है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बोल रहे हैं कि मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि आपके लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो जयशंकर जी ने एक बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट दे दिया कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो हमारे पास भी है कि कैसे आप हमारी मिलिट्री, हमारे पुलिस, हमारी जो मेजर इंस्टॉलेशंस है उसकी इंटेलिजेंस क्रिएट करने की या इकट्ठी कर कर आप यहाँ पर या जिसको बोलते हैं कि अराजकता फैलाने की आप कोशिश करते हैं। हमारे पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अगर आपकी रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमारी भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ऐसी बातें बोलते हैं, इसीलिए ट्रूडो मल की आज हालत ख़राब है, और ये चीज़ इन्हें आदत नहीं है वेस्टर्न पावर्स को सुनने की, और सुनना पड़ेगा। और हम भी टेम्परेचर को कम करने वाले नहीं हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो आज का भारत है, नया भारत है 2024 का, और ये किसी की सुन के तो नहीं लेता। जिस भाषा में अगर सुनाने को मिलता है उससे डबल कड़ी और कड़वी शब्दों में जवाब भारत देता है।
हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हो, मोदी जी हो, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसीलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी का डंका दुनिया में नहीं बजा हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं। भारत हमारा इंटरेस्ट सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने वेस्ट से ही सीखी, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखते हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और विद दैट नोट बराबर सुमित जी, जी। जी। मैं तो ये बेशक बोलता हूँ कि जयशंकर जी जैसा फॉरेन मिनिस्टर मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री के पास कभी भी था। ही इज़ अ आई एम ब्लेसिंग। सेइंग टाइम ऑल टाइम बेस्ट है, नॉट ओनली फॉर भारत बट फॉर द होल वर्ल्ड। किसी आप इस कोई भी पैरेलल उनके खड़ा नहीं होता। और ये खुशनसीबी भारत की है कि हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देते हैं जो वेस्टर्न पावर्स को सुनने की आदत नहीं है। और जो अगर कहीं कहीं थोड़ी सी कमी रह भी जाती है, उसके लिए सुमित जैन और एम्बर जायदी यही काफ़ी है। बिल्कुल। और जयशंकर जी के लिए आपने बिल्कुल सही बोला कि वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे देश के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन की तरह है, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास है, ऐसा किसी और के पास नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू नमस्कार। एम्बर जी। थैंक यू सो मच।